नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। जैसे कि हर शुक्रवार को हमारा क्यूएनए सेशन होता है, ठीक उसी प्रकार आज भी वक्त है क्यूएनए सेशन का, यानी कि आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब जानने का, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर एस रंजन। आइए इनका स्वागत करते हैं और इस सवाल जवाब की श्रृंखला को शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार। सर, अभी ये जो सवाल जवाब श्रृंखला है, मैं इसको शुरू करना चाहूँगी क्योंकि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स के सवाल आए हैं और कुछ तो काफ़ी सीरियस भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम इस सवाल जवाब की श्रृंखला को शुरू करें। आज का पहला सवाल है कृष्णा कुमार जी का और ये हरियाणा से हैं। इनकी एज 55 वर्ष है। ये इनका कहना है कि जो थर्ड आई का स्थान होता है माथे पर, वहाँ पर एक ब्लैक कलर का साइन हो गया है और पहले ऐसा कभी नहीं था। और इनका कहना है कि पिछले वर्ष 2021 में अप्रैल से पीएसएसएम से जुड़े हैं। तो ये इस पर आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है और क्या समझें इसको। देखिए, ध्यान करते करते जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है, अगर नोइंगली या अननोइंगली हमारा थर्ड आई पर विशेष फोकस है, तो उस थर्ड आई पर ऊर्जा बढ़ने से इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिससे कोई भी हमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर कोई दर्द नहीं है, अगर कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जानना है कि उस एरिया में, उस लेवल पर कुछ एनर्जी के कुछ मूवमेंट हो रहे हैं, कुछ हो रही हैं, लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लोब्सांग रामपा का जिक्र करूँगा। लोब्सांग रामपा अपनी पुस्तक थर्ड आई में लिखते हैं कि कोई साधक एक बार थर्ड आई पर प्रयोग कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि थर्ड आई पर प्रयोग करते करते उसकी खोपड़ी में छेद हो गया। ऐसा बहुत रेयर केस है, डॉक्यूमेंटेड में तो सिर्फ ये एक सिंगल एग्जाम्पल है मेरे पास। लेकिन तो थर्ड आई पर करने से कुछ, अगर उससे कोई, यहाँ तो सिर्फ इनको बस ब्लैक मार्क कुछ है ना। अगर उससे कोई तकलीफ नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं बस वैसा जीते रहें। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने सवाल भेजा है तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको एक इन पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकनिंग है तो ये इन एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है। तो हमारे इन एनर्जी से जुड़ा हुआ हमारे चेहरे पर यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है ST3, अष्टमक नाड़ी का ये तीसरा पॉइंट। तो इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का हम जेंटल मसाज किया करें, ऐसे दोनों हाथ, एक हाथ के 2 अंगुलियों से अप एंड डाउन, ऐसा लगभग 2 मिनट के लिए दिन में 3 बार हम ऐसे मसाज कर लिया करें। 2 बार भी करेंगे तो भी चलेगा। आंख बंद करके, अब बात आपको समझ में आ गई है, तो आपको आंख बंद करके इस जगह पे मसाज करना है और आपको भीतर भाव करना है कि मेरी जो ऊर्जा है वो संतुलित हो रही है। हम ध्यान से, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन हम एक भाव रखें कि मेरी ऊर्जा, मेरे 72,000 नाड़ियों की ऊर्जा संतुलित है, संतुलित हो रही है, तो जो भी होगा वो अच्छा होगा। जो भी अभी यहाँ पर हुआ है थर्ड आई पर, उससे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ST3 पर आप थोड़ा सा काम कर लें, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं किशन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ही आप ST7 पर काम करेंगे। आपका जो फोरहेड पर जो मार्क बना है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है शीला जी का। इनका कहना है कि इनका 5 साल का बेटा है जिसको माइल्ड ऑटिज्म की समस्या है और वो बोलता नहीं है। इसी कारण से ये ध्यान करने लगी, ध्यान में आई। ध्यान करने से इनको लगा कि ठीक हो जाएगा बच्चा और इन्होंने काफ़ी लोगों को भी ध्यान सिखाया। लेकिन इनकी समस्या ये है कि ये अब ध्यान नहीं सिखा रही हैं, क्योंकि इनका कहना ये है कि जब किसी को बताएँगी तो वो क्या बताएगी कि आप अपनी समस्या तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं मन में लोगों के में थोड़ा-सा होता है। हालाँकि बच्चे की जो सिचुएशन है उसमें वक़्त लगेगा, ये मैं समझती हूँ। तो इनका कहना ये है कि बच्चा तो ध्यान नहीं कर सकता, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें? देखिए, जब भी ऑटिज्म या ऐसा कोई मेंटल कंडीशन की जब बात होती है, तो वहाँ पे कर्मों का रोल होता है और कर्मों को बैलेंस करने के लिए हमें ग्रुप फैमिली मेडिटेशन करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ आप मेडिटेशन के लिए बैठें। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, तो आपका मेडिटेशन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगी और जल्दी आपके कर्मा बैलेंस होंगे। तो बच्चे के पिता, बच्चे के जो भी और परिवार में जो दूसरे सदस्य हैं, वो एक साथ ध्यान करने के लिए बैठे और थोड़ा कर्म सिद्धांत के बारे में समझें और कर्मों को बैलेंस करने के लिए आप अच्छे काम करें।
ऑटिज्म जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन है, तो हम ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्यूप्रेशर का मैं पहले आपको बता दूं। एक्यूप्रेशर में हम ब्रेन को हम सुजोक में फिंगर टिप्स पर देखते हैं। सभी फिंगर टिप्स जो हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो हाथों के फिंगर टिप्स और पैरों की, और हाथ और पैर में भी पैर के फिंगर टिप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी फिंगर टिप्स को 10-10 बार, दिन में 2 बार 3 बार हम इसको मसाज किया करें। हाथ और पैर दोनों को मसाज करना है, पैर पे ज़्यादा समय देना है। पैर के फिंगर्स के टिप्स को दिन में 3 बार 5 बार आप मसाज करें। मसाज करने के अलावा आप इस जगह पर लाल रंग लगा सकते हैं। जो लाल रंग लगाएंगे, लाल रंग जब हम फिंगर के टिप्स पर लगाएं तो ये इस एरिया में ब्लड फ्लो को, जहां भी लाल कलर लगाया जाता है वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ने लग जाता है। और अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्रेन जो है स्टिमुलेट होगा, ब्रेन की एनर्जी जल्दी बढ़ेगी। तो सभी फिंगर्स 10 हाथ और 10 पैर 20 उंगलियों के टिप्स पर हम ये रेड कलर थेरेपी करेंगे, तो इससे बच्चे का ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होगा। फिर आपने बोला है कि बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता है ना? तो बोलना जो है वो हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ होता है। बोलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो लंग्स में होती है। तो लंग्स की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए हम लंग्स की एनर्जी जो है वो अंगूठे में आती है। तो अंगूठे के टिप्स को आप ज़्यादा आपको मसाज करना है। लंग मेरिडियन भी है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अभी आप इन 20 उंगलियों पे पॉइंट्स पे काम करें। जब आपका ये रेगुलर आदत बन जाए तो आप और भी पॉइंट्स सीख सकते हैं। ग्रुप में मेडिटेशन करें, अच्छे कर्म करने के लिए भी फोकस करें और ध्यान सिखाते रहें। देखिए, ये हम पहले से सोच लेते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। दूसरे कहें ना कहें वो बात की बात है, आप तो खुद से अपने आप को, मेडिटेशन को रेस्पेक्ट करो। तो ध्यान आप सिखाते थे, सिखाना जारी रखिए। जितना आप ध्यान सिखाएंगे आपके उससे भी कर्मा आपके जल्दी बैलेंस होते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपने सोल लेवल पे ऐसी लाइफ प्लान क्यों करी। अगर हम आत्मा की जर्नी को समझें तो हमें यह भी पता चलेगा कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परिस्थितियां हम सोल लेवल पे चूज करते हैं ताकि हमारे कर्मा बैलेंस हो सके, ताकि हम सीख सके। तो यह सब बातें, गहरी बातें आपको समझ में आएंगी जब आप ध्यान सिखाओगे। तो ध्यान सिखाना जारी रखें, यह आपको बहुत मदद करेगा। सर, क्या यहाँ पर कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट पर भी और काम कर सकते हैं? हमने 10 उंगलियों के फिंगर टिप्स पर मसाज करना है, वहां पर लाल रंग लगाना है, और बोलने के लिए लंग्स के मेरिडियन इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। तो लंग्स के जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट में एलयू आता है वो लंग्स के मेरिडियन पॉइंट हुआ। तो उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है टिप्स का एलयू 11। हम एलयू 11 के अलावा एलयू 6 है, एलयू 5 है, हम उनका मसाज कर सकते हैं। एलयू 10 है, यहाँ पर एलयू 10 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हम उसका मसाज कर सकते हैं। तो लंग मेरिडियन का मसाज होगा तो बोलने के लिए ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। हम सिर पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है GV20, हम यहाँ पर मसाज कर सकते हैं। जो GV20 होता है वो हमारे दोनों कान के से अगर हम लाइन ऊपर की ओर खींचें तो वो सेंटर में आएगा। देखिए, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। अगर हम बाल आगे जहाँ पर शुरू होते हैं अगर उससे नापेंगे तो 7 अंगुली पीछे की ओर है। आपको ये फोटो खींच के रख लेना चाहिए। जहां पर चोटी रखी जाती है, जहां पे पंडित लोग चोटी रखते हैं, उस जगह पे ये पॉइंट है। या छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो पहले 3 महीने 2 जगह पर आप महसूस करेंगे कि वहां पर आप पल्सेशन फील कर सकते हैं। तो जो पीछे का एरिया होता है वो ये पॉइंट है GV20। अगर हम इस GV20 का मसाज करते हैं, खासकर जब आप ध्यान से बाहर आते हैं, ध्यान से जब बाहर आए तो आप बच्चे का ये एरिया जाकर छुएं और यहाँ पे जेंटल प्यार से सहलाएं। देखिए, कोई मसाज करने में कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है, हमें उस एरिया की एनर्जी को स्टिमुलेट करना है। तो अगर आप टच भी करते हैं तो भी स्टिमुलेट होगा, और जेंटल मसाज कर देंगे तो स्टिमुलेट होगा। जब बच्चा जब सो रहा होता है, सोने समय होता है, उस समय आप इस एरिया को टच किया करें, प्यार से सहलाया करें। इस पॉइंट के अलावा हमारा जो थर्ड आई पॉइंट है दोनों आंखों के बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोते समय बच्चे की इस एरिया को आप मसाज कर दिया करें। और उस समय अगर आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना भी कर सकते हैं कि भगवान मुझे रास्ता बताओ, मेरे बच्चे की इस ऑटिज्म को ठीक करने के लिए और क्या कोई तरीका है दुनिया में, तो अगर है तो मुझे पता चले।
मुझे कर्म सिद्धांत को समझने के लिए, कर्म को अच्छे करने के लिए क्या और कुछ मैं कर सकती हूँ, तो मुझे पता चले। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने बच्चे को पूरी तरह ठीक करना है, मुझे मार्गदर्शन दो। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से भी रास्ता निकलेगा। यहाँ पे प्रार्थना सिर्फ ठीक होने का नहीं करना है, यहाँ प्रार्थना करना है कि ठीक होने के लिए मुझे क्या कर्म करने हैं, मुझे किस तरह से प्रयास करने हैं। रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस ओरिएंटेड बने। तो प्रार्थना थर्ड आई एक्यूप्रेशर पॉइंट पर और GV20 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर जेंटल मसाज करते हुए प्रार्थना करें, खासकर जब बच्चा रात में सोने लगता है उस टाइम पर। तो इससे आपको बहुत हेल्प होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं शीला जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे। अपने बच्चे के जो जितने भी टिप्स हैं सारे हाथ और पैर उनको मसाज करेंगे, इसके साथ ही GV20 पर आप काम करेंगे। आशा है कि आपका जो बच्चा है वो बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सुमित जी का। इनकी एज 28 वर्ष है और इसके साथ ही ये दिल्ली से हैं। इनकी समस्या ये है कि इन्होंने अपना पूरा जो सिनेरियो है वो बताया हुआ है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 2 साल से। उसके साथ ही जब से इन्होंने ये स्टार्ट किया था यूपीएससी की जो प्रिपरेशन जब स्टार्ट की है, तो इसके साथ ही इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगी है। पहले इनको प्रॉब्लम ऐसे आई कि इनको नेक में चोट लग गई, सर्वाइकल हो गया, फिर पढ़ने में दिक्कत होने लगी, फिर इनके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई और उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनको देखकर ये डर गए, डिप्रेशन इनको हो गया और अभी भी इनको डिप्रेशन है। अभी भी यदि कोई बीमार होता है तो इनको एंग्जायटी होने लगती है और इनको भी ये लगता है कि मुझे भी कुछ हो जाएगा। हार्ट बीट इनकी बढ़ जाती है, किसी को अगर देखें कि किसी की तबीयत ख़राब हो गई है तो ये अब इनको ऐसा लगता है कि और जितनी एंग्जायटी, जितना डिप्रेशन इनको अब हो गया है, तो इनको लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो ये कर रहे हैं वो इनको छोड़ देनी चाहिए और ये और कुछ करें। तो इनकी समस्या थोड़ी इस तरह की है और 15 दिन से मेडिटेट कर रहे हैं, तो आपसे सहायता चाहते हैं। देखिए सुमित जी, आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे बात सबसे पहली बात कि कोई भी प्रोफेशन या करियर चूज करने में आती है बात कि आप ये अपने खुशी के लिए कर रहे हैं या किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर किसी को दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए अगर आपने ये करियर चूज किया है, तब ये करियर आपके लिए नहीं है। अपने दिल की सुनना सीखें। जो आपको भीतर से भाव आता है कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, आपको हमेशा उसी फील्ड में जाना चाहिए। यूपीएससी सभी के लिए नहीं होता। समहाउ हमारी सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि कुछ करियर को हमने ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया है। यूपीएससी के साथ ऐसा है, यूपीएससी के अलावा डॉक्टर बनने के साथ ऐसा है। यह बहुत ही गलत पैटर्न है। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो आप इसके लिए करें, नहीं तो आप इसे छोड़ दें। दूसरी बात, जो आपने 15 दिन से आप ध्यान कर रहे हैं, जब आपको ध्यान करते हुए 3 महीने होंगे तो आप इसका प्रॉपर बेनिफिट रियलाइज कर पाएंगे। तो आप ध्यान को कंटिन्यू करें, थोड़े बहुत फायदे आपको मिलना शुरू हो गया होगा। फायदा नहीं भी आप क्लियर कट अगर डिफाइन कर पा रहे हो, तो भी आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करते ही रहना है। मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है, क्योंकि जो आपने एंजाइटी की समस्या बताई है, एंजाइटी को ठीक करने में ध्यान के अलावा योग निद्रा जो है वो भी बहुत हेल्प करता है। योग निद्रा लेट कर किया जाता है। आपको मेरी आवाज़ में यूट्यूब पर योग निद्रा मिल जाएगा। मेरी आवाज़ के अलावा भी बहुत सारे योगा गुरु योग निद्रा कराते हैं। लेट कर बॉडी के एक एक बॉडी पार्ट्स को फील किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है। तो अगर आप नियमित रूप से योग निद्रा करते हैं, नियमित रूप से आप ध्यान में बैठते हैं, तो इससे आपको एंजाइटी में हेल्प होगा। अगर आपके भीतर एंजाइटी है और अगर आपने एंजाइटी को ठीक नहीं किया, सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन को चेंज किया, तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो एंजाइटी आपको बाहर आएगी, है ना। तो एंजाइटी को ठीक करने के लिए तो आपको योग निद्रा और ध्यान ही हेल्प करेगा। सिर्फ करियर को चेंज करना ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन करियर भी अगर आप पसंद करते हैं तो आप यूपीएससी कीजिए, नहीं तो अगर ध्यान करते हुए अपना चिंतन करें, क्या मैं यूपीएससी के लिए बना हूँ, क्या यूपीएससी मेरे लिए राइट फील्ड है। अगर आपकी दिल कहता है, आपकी अंतरात्मा कहती है, तो इस फील्ड में रहें, नहीं तो अपना करियर चेंज कर लें। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। सर क्या इसके साथ ही, जैसे कि आपने बताया कि योग निद्रा कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने इनर वॉइस सुने, तो और कुछ भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि इनको एंजाइटी जिस तरह का बता रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा हो रही है। एंजाइटी के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यूज किया जा सकता है। हम एंजाइटी के लिए PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं।
PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारी कलाई में अंदर की तरफ 3 अंगुल के डिस्टेंस पे है। ये PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथ में है। किसी भी हाथ में आप इसको मसाज कर सकते हैं। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए अच्छे से। दोनों हाथ में आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करना है। और मसाज करते हुए आप अफर्मेशंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे अफर्मेशंस आएगा कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मेरी एंजाइटी ठीक हो रही है। ये अफर्मेशन नहीं करना है। अफर्मेशन बनाने का तरीका समझना चाहिए। पॉजिटिव फॉर्म में अफर्मेशंस होता है, मैं हमेशा रिलैक्स रहता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। ये 3 अफर्मेशंस आप किया करें। मैं खुश रहता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं हमेशा रिलैक्स रहता हूँ। एक्यूप्रेशर PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे एक्यूप्रेशर करते हुए आप ये अफर्मेशंस करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। थैंक यू सो मच सर, इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं सुमित आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, योग निद्रा को अपनाएंगे और अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे और इसके साथ ही साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर भी काम करेंगे, PC6 पर काम करेंगे, इसकी मसाज करेंगे। आशा है कि आपकी एंजाइटी जो है बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। लेकिन अगले सवाल की ओर जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए। जैसे कि आपने कहा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो एक बार अपने आप अपने साथ में बैठ के मेडिटेशन जब आप करते हैं उसके बाद में आप अपने आप से पूछ सकते हैं या उस दौरान आप समझ सकते हैं कि क्या यूपीएससी ही आपके लिए बना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और करियर के लिए बने हों और आप अपना जो टाइम है वो यहाँ वेस्ट कर रहे हों। हो सकता है आप किसी और करियर में अपना और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेलेंस वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पिंकी जी का, चेन्नई से हैं, 24 वर्ष की उम्र है। इनका कहना है कि इनको फिशर की प्रॉब्लम है और 10 मिनट दिन में मेडिटेट करती हैं। पिंकी जी, आपको ध्यान की ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। 10 मिनट के मेडिटेशन से हम किसी भी रोग में हीलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जितनी उम्र है उतने मिनट दिन में 2 बार आपको ध्यान में बैठना चाहिए। और अगर आप म्यूजिक के साथ मेडिटेशन में बैठते हैं फिर तो बहुत आसानी से हम मेडिटेशन में काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। आप मेडिटेशन म्यूजिक PMC हिंदी सर्च करेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे म्यूजिक के ट्रैक आपको मिल जाएंगे। किसी भी ट्रैक के साथ आप ध्यान में बैठिए, ध्यान में थोड़ा अपने समय बढ़ाइए। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो फिशर की प्रॉब्लम है, इन सभी में जो साइकोसोमेटिक रीजन है उस पर हमें जान सोचने की जरूरत ज़्यादा है। जो लुई है हमें सिखाती हैं, यहाँ पे कोई पास्ट का हर्ट का इशू है तो वो अगर हमारे मन में बहुत बैठा रहे तो वो फिशर की प्रॉब्लम बनती है। तो मानसिक कारणों पर जब हम काम करेंगे तब हम उससे निजात पा सकते हैं। अगर कहीं पास्ट में अगर कोई हर्ट हुआ है तो उसे हमें फॉरगिव करना है, उससे हम लेट गो करना है। तो फॉरगिवनेस का अफर्मेशन और लेट गो का अफर्मेशन आप आईने के सामने खड़े होकर बोला करें। आईने में देखने के अलावा जब भी हम वॉशरूम जाते हैं, तब हम सीट पर बैठे बैठे हम अफर्मेशंस किया करें। तो अफर्मेशंस हमारे जीवन में जितनी बार अधिक से अधिक हो, लुई है तो कहती हैं कि अफर्मेशन को दिन में 500 बार हम किया करें। आप चलिए 500 बार नहीं करें, कम से कम 100 बार तो करें, तो तब हम उसके रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। तो मैं पुरानी बातों को छोड़ती हूँ, मैं पुरानी बातों को माफ़ करती हूँ, मैं लेट गो करती हूँ। ये अफर्मेशंस आपको करना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं तो सुजोक में हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ पर वो दोनों उंगलियों के बीच में है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये एरिया पेरिनियम कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो हम इस एरिया को दबाकर पकड़े रहें और अफर्मेशंस करते रहें। मैं अपने पास्ट को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने पास्ट को प्यार करती हूँ, मैं पास्ट को फॉरगिव करती हूँ, मैं नाव में जीती हूँ। तो पास्ट को फॉरगिव करने से हम एनल फिशर को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा एक अच्छा पॉइंट है पैर में K7 को हमें सिडेट करना है। हम लगातार दबाव देकर हम सिडेट करते हैं और वहाँ पर हम हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी लगाने से हम K7 को सिडेट कर सकते हैं। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको चित्र दिखाया जा रहा है। पैर की एंकल के पीछे से 2 अंगुल ऊपर जाएंगे तो ये K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें सिडेट करना है, लगातार दबाव देना है। ये बात समझिएगा। लगातार दबाव देने के लिए हम उसे अंगूठे से, दोनों हाथ के अंगूठे एक साथ लगाएंगे और उसको 1 मिनट से 1.5 मिनट तक दबा के रखेंगे। K7 को सिलेक्ट करने से आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा।
दोनों पैर के K7 में आप ये काम कर सकते हैं। दाहिने पैर का K7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन दोनों पैर के K7 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सुजोग एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें, K7 पे काम करें और फॉरगिव करें, पुरानी बातों को छोड़ें। जब आप ये करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। सर जैसा कि आपने बताया कि फॉरगिव इनको करना चाहिए और पुरानी बातों को लेकर के जब बैठते हैं तब इस तरह की समस्या सामने आती है। जी। तो जो हम पुराने ग्रजेस जो होल्ड कर लेते हैं तो उसके लिए और क्या कुछ कर सकते हैं? एक तो ये हम अफर्मेशन कर रहे हैं कि मैं पुरानी बातों को भूलती हूँ, पुरानी बातों को माफ़ करती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं अगर मन में ये चीज़ें रहती हैं तो हम और क्या कर सकते हैं? और किस तरह से जो पुरानी चीज़ों को हमने होल्ड कर रखा है उनको लेट गो और कैसे करें? यस, अगर पुराने पहले साल 2 साल 4 साल पहले अगर हमारा किसी से झगड़ा हुआ, हमने किसी को ब्लॉक किया, हमने किसी से बात करना बंद किया, तो बात बंद करना या ब्लॉक करना ये सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर हमारे वाइब्रेशन कनेक्ट हो चुके हैं, अगर हमारी एनर्जी जुड़ चुकी है, तो सिर्फ फिजिकली ब्लॉक करने से सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है। कर्म बंधन तो बने हुए हैं। तो हमें माफ़ करना है। अगर कोई भी पुराना झगड़ा है तो उसे हमें माफ़ करना है, लेट गो करना है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने झगड़े में, गुस्से में बातचीत करना बंद किया है, तो उससे आप बात एक बार नॉर्मल होकर ज़रूर कर लें। क्योंकि आगे कन्फ्लिक्ट के साथ हमने बातों को बंद किया तो वो नेगेटिव कनेक्शन बना हुआ है, नेगेटिव कनेक्शन से आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि हम उससे रेगुलर रूप से बात करेंगे, लेकिन जो झगड़े के साथ अगर हमें किसी के साथ बातचीत बंद भी करनी है तो झगड़े के साथ बातचीत कभी बंद मत किया करें। जो झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट है, उसको रिजनेबली रिजॉल्व करके फिर आप फॉर्मली डिस्कनेक्ट हो। ये किसी भी रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने का यही तरीका होता है। अगर हमने किसी रिलेशनशिप में धोखे खाए हो तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो फॉर्मल होके भी अपने पुराने उस फ्रेंड से, पुराने रिश्तों से एक बार नॉर्मल होकर मिल लेना चाहिए। तो वो एक तरीका है फॉरगिव करने का। अगर तकलीफ ज़्यादा है, अगर हमें उनसे कोई बात कहनी है, तो वो भी एक तरीका होता है कि हम उनको उनके नाम पे चिट्ठी लिखें, जो बात हमें कहनी है, जो बात हमें है, और उसको बाद में फिर हम फाड़ दें या जला दें। तो उससे भी हमारे जो ग्रज हैं, हमारी जो निगेटिविटी है वो रिलेशनशिप की, वो निकल जाती है। पुरानी बातों को माफ़ करने से, फॉरगिव करने से हम हल्के हो जाएंगे, हम लाइट फील करेंगे। तो जब हम इन सब चीज़ों को, जो पुरानी बातें हैं जिनको हम होल्ड करके बैठे हुए हैं, जब उनको लेट गो करेंगे तो हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है, जैसे इनके जीवन में फिशर की प्रॉब्लम है, जी। तो ये भी ठीक हो जाएगी। ये यस। क्या ये रिवर्सिबल डिसीज है सर? मेडिकल में तो रिवर्सेबल नहीं है, वहाँ जी। तो जब ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो सर्जरी करने के लिए बोलते हैं, है ना। जब सिंपल है तब पेन एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट वगैरह यूज करते हैं ताकि पेन कम हो। लेकिन एलोपैथी के सिस्टम के अनुसार तो ये रिवर्सेबल नहीं है। लेकिन जब हम एनर्जी पर काम करते हैं, जब हम कर्मा पे काम करते हैं, तो हमें यह जानना है कि हर एक रोग रिवर्सेबल है। जी। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। सर्जिकल बीमारियां भी एनर्जी पर काम करने से, कर्मा पे काम करने से ठीक हो सकती है। जी, तो थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब देने के लिए। आशा करती हूँ पिंकी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे, बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपसे कहना चाहूँगी कि आपने अपने जीवन में जो भी ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, जैसे कि सर ने बताया कि किसी के साथ यदि आपके ऐसी कोई वार्तालाप है जो आपने ब्लॉक कर रखी है, तो एक बार उनसे बात करें। फॉर्मली ये जो रिलेशनशिप है इसको टर्मिनेट करें, जिससे कि आपको भी ना मन ही मन में जो चीज़ें खा रही होंगी वो चीज़ें नहीं खाएँगी और आप भी, आपका मन भी आपका हल्का फ़ील करेगा और फिर आपके जो जीवन में जो समस्याएँ आ जाती हैं, मानसिक प्रॉब्लम जिससे आती हैं, जो हम मानसिक तौर पर चीज़ों को होल्ड करके बैठते हैं, जिससे जो समस्याएँ आने लगती हैं वो भी नहीं आएँगी। तो इसी के साथ आशा करती हूँ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी और जल्दी स्वस्थ हो जाएँगी। तो इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ज्योति जी का, चंडीगढ़ से हैं, एज 37 है। इनका कहना है कि इनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और बाल वो मतलब जो बाल झड़ रहे हैं उसको, हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए और दोबारा से ग्रोथ करने के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं? देखिए, हेयर फॉल होता है तो सबसे ज़्यादा पहले लोग हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जानते हैं। लेकिन बात ये समझनी है कि जो मूल कारण पे जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और हेयर फॉल का सबसे जो मूल कारण है वो स्ट्रेस है। अगर हमारे जीवन में तनाव हो
तो फिर हेयर फॉल या दूसरी समस्याएं आएंगी ही। हेयर फॉल को ठीक करने के लिए, कम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड पर काम करना है, माइंड को रिलैक्स करना है। और माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, माइंड को हैप्पी रखने के लिए हमारी नींद का डिसिप्लिन होना, 6 घंटे से 7 घंटे की नींद का होना जरूरी है। अच्छे से आप टाइम पर सोया करें, रात में 10 बजे आप सो जाएं। अगर 9 बजे कर सकते हैं तो और भी अच्छा, लेकिन चलिए ज़्यादातर शहरों में लोग 9 बजे नहीं सो सकते, तो 10 बजे तक तो हम सो जाएं। 10 से लेट अगर हम कर रहे हैं तो चाहे हम कितने भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, हेयर एक्सपर्ट के पास चले जाएं, हम पूरी तरह से अपनी समस्या से मुक्त नहीं हो पाएंगे। रात में जल्दी सोएं, रात में ध्यान करते हुए सोएं। देखिए सोते तो हम हैं, लेकिन अगर सोने से पहले अगर हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, कम से कम 10 मिनट तो हम ध्यान में बैठे, तो उससे क्या होगा कि ना आपकी नींद जो है वो गहरी हो जाएगी। हम सो रहे हैं, लेकिन अगर नींद अगर गहरी हो जाए तो हम ज़्यादा अच्छे जीवन से तनाव मुक्त हो पाएंगे। जो भी हमारे जीवन दिन का, काम का, पढ़ाई का जो टेंशन है, अच्छी नींद से वो टेंशन से हम फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, या अपने लाइफ को, जिम्मेदारियों को हैंडल करने के लिए बेहतर तैयार हो जाते हैं। सोने से पहले आप 10 मिनट ध्यान में जरूर बैठे करें। दोपहर के समय, शाम के समय आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा भी रिलैक्स करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्ट्रेस को कम करते हुए हम एक्यूप्रेशर पॉइंट में समझे कि जो बाल है वो बाल हमारे जुड़े होते हैं किडनी से। तो अगर हम किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, खासकर हमारे दाहिने पैर में K1 और K6 और साथ में UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे काफ के सेंटर में है। तो अपने UB57 को मसाज करना है। UB57, K1 और K6 को मसाज करने के साथ साथ हम अपने फिंगर्स के नेल को मसाज कर सकते हैं। ये बहुत हो सकता है आपने ये देखा भी हो, लेकिन हम समझते हैं कि पता नहीं ये काम करता है कि नहीं करता। ये बहुत अच्छा काम करता है अगर हम इसको रेगुलर करते हैं तो। साथ में स्ट्रेस को कम कर रहे हैं। अगर स्ट्रेस को हम कम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, तो कभी रिजल्ट मिलते हैं, कभी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर हम स्ट्रेस को कम कर रहे हैं और साथ में हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो रिजल्ट गारंटेड मिलता है। तो आपको जो ये फिंगर मसाज करना है, ये समझिए कि हमारी ये 4 फिंगर जो हैं, ये चारों फिंगर आपस में रब होंगी। ऐसा आपको एक बार में लगभग 2 मिनट, ऐसा दिन में 5 बार तो आपको ऐसा रब करना है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, कभी भी हम कर सकते हैं। अगर आप अफर्मेशन समझते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो फिंगर को रब करते हैं अफर्मेशन कर सकते हैं। हेयर फॉल का कारण था स्ट्रेस, और स्ट्रेस का एंटीडोट है रिलैक्सेशन। तो मैं रिलैक्स रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं मस्त रहती हूँ, मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करती हूँ। तो हम ऐसा अफर्मेशन जब करेंगे तो हम अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। नेल्स को रब करें और UB57, दाहिने पैर में K1, K6, इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करें। UB57 पे आपको दर्द मिल भी सकता है, दर्द नहीं भी मिल सकता है। मिले या ना मिले, दोनों ही कंडीशन में आपको UB57, जो कि हमारे काफ मसल्स के सेंटर में आ रहा है, पीछे की तरफ से आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। UB57 जो नाड़ी है, इस नाड़ी में आप कहीं भी अगर दबा लेंगे ना तो भी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन UB57 जो है वो सेंटर में है। सेंटर में UB57 को मसाज करेंगे, दर्द ना भी मिले तो भी मसाज करना है, दोनों पैरों में करना है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। आपके हेयर्स में जो नाड़ी जा रही है उसमें अच्छी मात्रा में प्राण ऊर्जा होगी, और प्राण ऊर्जा अच्छी होगी तो हेयर फॉल्स नहीं होंगे। सर यहाँ पर क्या डाइट में कुछ ऐड कर सकते हैं? जैसे कि आपने बताया किडनी से रिलेटेड है हमारे हेयर, तो क्या किडनी बीन वहाँ पर? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। किडनी बीन आयुर्वेद में कहते हैं कि जो भी ऑर्गन के सेप से मिलता हुआ अगर कोई खाने पीने की चीज़ है और अगर हम उसका सेवन करते हैं तो हमारा वो ऑर्गन मजबूत होता है। तो किडनी बीन, राजमा के नाम में ही किडनी जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑब्वियस है कि किडनी बीन को खाएंगे तो उससे हमारी किडनी मजबूत होगी। तो हम राजमा का सेवन किया करें, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। राजमा को कई तरीके से लिया जा सकता है। सिंपल आप बॉयल करके भी ले सकते हैं, उसका सलाद बना सकते हैं, उसका आप स्प्राउट्स की तरह आप उसको ले सकते हैं, उसकी दाल बना सकते हैं। हर तरीके से राजमा का आप सेवन करना सीखें और लें, तो राजमा लेने से आपको हेल्प होगा। किडनी को हेल्दी रखने के लिए मखाना होता है, तिल होता है, मेज, मक्का, कॉर्न, बेबी कॉर्न की सब्जी आप बना के खा सकते हैं।
जो किडनी के लिए अच्छा है वो लेने से भी आपको बहुत हेल्प होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रीना बालाजी का। इनकी एज 42 ईयर्स है और दिल्ली से है। इनका कहना है कि इनको लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और करीब नवंबर से ये दर्द जो है वो लगातार चला रहा है और पहले कभी इनका कहना है कि पहले कभी बंद भी हो जाता था, लेकिन अभी ये लगातार है और इसके साथ ही एमआरआई भी कराया। एमआरआई में कुछ खास नहीं आया है। एमआरआई में कुछ खास नहीं आया है, फिर भी जो भी फाइंडिंग है, अगर एमआरआई कराया है तो वो लिखकर भेज देनी चाहिए, ताकि कितनी बार हम किसी चीज़ को हम ट्रिवियल मानते हैं कि इसका महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी महत्व होता है ना। चलिए, एमआरआई कराया, एमआरआई एक महंगा जांच होता है, तो वो कराया है तो उसकी रिपोर्ट तो भेजनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर बात समझे कि लोअर एब्डोमेन जो उसकी जो तकलीफ होती है, ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन पेन गायनी प्रॉब्लम से जुड़ी होती है। तो हम अपना गायनी केयर, अपने पीरियड केयर का अगर हम केयर करते हैं तो चीज़ें ठीक होंगी। तो गायनी केयर में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है सेल्फ लव। अगर हम खुद से प्यार करते हैं, जो भी गायनी इश्यूज होते हैं उन सभी गायनी इश्यूज में जो साइकोसोमेटिक रीजन है वो सेल्फ लव की कमी है। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो अपने जेंडर को भी एक्सेप्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। अगर गायनी इशू को, जो भी गायनी प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स, चाहे उसमें पीसीओडी हो, चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो, पीरियड में पेन हो, डिस्मेनोरिया हो, कोई भी प्रॉब्लम, उसका एक बड़ा कारण है कि अपने जेंडर को एक्सेप्ट और रेस्पेक्ट नहीं करना। यह भाव में रहना कि मैं जेंडर वाइज मैं कमजोर हूं या इंफीरियर हूं, या मुझे समाज में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूं। देखिए, जेंडर के कारण से एक हेल्दी फैमिली में, एक हेल्दी समाज में रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। हम बहुत बार हमारे वाइब्रेशन वैसे हो, अगर हमको ये लगे कि लोग तो मुझे प्यार नहीं करते, तो फिर हमको प्यार मिलना कम हो जाएगा और हम तो बोलेंगे यही देखो कोई मुझे प्यार नहीं करता है। तो कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम खुद को प्यार नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपको लुई हे की फिलॉसफी समझनी है कि हम खुद से प्यार करना सीखें। आप लुई हे की बुक्स पढ़ें, सेल्फ लव करना सीखें। लोअर एब्डोमेन पेन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट SP6 और SP9 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारे पैर के एंकल से 4 अंगुल ऊपर है। दोनों पैर में आप SP6 दबा कर चेक करें। जिस पैर में भी आपको दर्द मिले, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द मिलता है। सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द नहीं मिलता, लेकिन SP6 पर दर्द मिलता है। दोनों पैर में आप चेक करें और आपको दर्द मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको रेगुलर मसाज करें। मसाज करते हुए अफर्मेशंस बोले, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद का ध्यान रखती हूँ, मैं खुद का सम्मान करती हूँ। हम खुद से सम्मान करेंगे तभी हम सम्मान पाने के हकदार बनते हैं। अपने आप को इन्फीरियर बिल्कुल नहीं समझना है। SP6 के साथ हम SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम कर सकते हैं। SP9 SP6 नाम से पता चल रहा है उसी नाड़ी का अगला पॉइंट है। SP6 जो है स्प्लीन की नाड़ी का 6ठा पॉइंट है और SP9 जो है स्प्लीन नाड़ी का 9वां पॉइंट है। तो SP9 हमारे उसी लाइन में थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो घुटने के पास है। तो SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है और यहाँ भी मसाज करते हुए अफर्मेशंस, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद का ध्यान रखती हूँ, मैं खुद का सम्मान करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। दोनों पैर में SP9 को दबाएं। SP6 और SP9 पर जब आपको दर्द, मसाज करने पर दर्द होना जब बंद हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आपका लोअर एब्डोमेन पेन भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने सवाल का जवाब दिया। आशा करते हैं कि जो हमारी व्यूअर हैं रीना जी, इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सभी बातों को अपनाएंगे। बहुत जल्द ही पुनः स्वस्थ होकर हमें ज़रूर बताएंगे कि हाँ अब ये प्रॉपर स्वस्थ हो गए हैं। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है, कोई भी समस्या आपको लगती है, आप दोबारा हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें ज़रूर भेजें और अगली बार जब आप अपना सवाल भेजें तो अपना जो MRI का रिपोर्ट है उसको भी ज़रूर भेजें, जिससे कि हम आपकी जो समस्या है उसको बेटर डायग्नोस कर पाएँ और आप तक सही समाधान, आप तक एक्यूरेट समाधान पहुंचा पाएँ।
तो इसी के साथ बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ज्योति जी का। इनकी एज 35 इयर्स है। इनका कहना है कि इनको 5 सालों से खांसी की समस्या है, जो कि खांसी ठीक नहीं हो रही है, और थोड़ा ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी मिर्च मसाला खाती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और खांसी शुरू हो जाती है। तो इस पर जानना चाहते हैं। देखिए, मिर्च मसाला खाने से समस्या होती है, खांसी होती है, ये तो अच्छी बात है। मिर्च मसाला तो हमें नहीं खाना चाहिए। अगर बिना मिर्च मसाला का अगर हम भोजन कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। हाँ, ये तकलीफ हमारे सामाजिक रूप से तकलीफ हो जाती है कि हमें थोड़ा स्पेशल भोजन चाहिए। हमें भोजन बनाने के लिए बाकियों से थोड़ा-सा अलग करना पड़ेगा। मिर्च मसाले तो ऐसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे खाने लायक बन सके, इसलिए मिर्च मसाले डालने पड़ते हैं। जिस भोजन में मिर्च मसाला नहीं डालना पड़े, यानी कि फल, वो हमारे लिए बेस्ट फूड है। जो भी हम खाते हैं ना, सभी खाने की चीज़ों में फल जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ आहार है। क्यों? क्योंकि उसमें मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। तो यह तो अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन जो आपने बात बोली, खांसी की समस्या है ना, खांसी की समस्या देखिए, आपको इतने लंबे समय से है, आपने ऑब्वियसली बहुत इलाज कराया होगा। इलाज कराने से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तब तो हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए कि हमारा मानसिक कारण क्या है। ऐसा कौन सी मेरी सोच है जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी हो रही है। हर रोग में हम मानसिक कारणों पे अगर पहुंच जाएंगे तो हम घर बैठे बिना किसी इलाज के उस बीमारी को ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर समझिए, खांसी जो है गले से होता है। गले से हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं। जब हमारा बोलना हेल्दी नहीं हो, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे आप चुप रह जाएं, और जहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप अपने मन की भड़ास निकालें, तो ये बोलने का, एक्सप्रेस करने का सही तरीका नहीं होता है। तो थोड़ा अपने बोलने के लिए आप थोड़ा सजग बने कि क्या आप अपने मन की बातों को सही जगह पर सही टाइम तरीके से बोलते हैं, या मन की बातों को दबा जाते हैं। मन की बातों को दबाए नहीं, प्रॉपर वे में बोलना सीखिए। ये मत सोचिए कि मेरे बोलने से सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाएगा या झगड़ा हो जाएगा। अगर हम सही टोन में बोलते हैं तो झगड़ा नहीं होगा, है ना। बोलना अपना हेल्दी रखें, प्रॉपर बोलना सीख लेंगे तो आपकी खांसी गारंटी ठीक हो जाएगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम यहाँ पर समझें कि खांसी के लिए LU5, अगर सूखी खांसी है, अगर खांसी बोल रही है तो सूखी खांसी ज़्यादा कॉमन होगा। तो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एल्बो पर होता है, कोहनी पर। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। अंगूठे की लाइन में ये LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करें। पहले हफ्ते सिर्फ LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करना है, 2-2 मिनट दिन में 5 बार। 5 बार नहीं कर सके तो 3 बार। LU5 पे जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएं, फिर आपको LU6 भी ऐड करना है, लेकिन उसके लिए 1 वीक के बाद। LU5 और LU6 दोनों हाथों में अगर आप मसाज करेंगे, और मसाज करते हुए अफर्मेशंस बोलें कि मैं अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करती हूँ, मैं बोलने में अच्छी हूँ, आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, मैं बोलने में, मैं संवाद में मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जब आपका कम्युनिकेशन हेल्दी होगा, प्रॉपर होगा, तो आपकी खांसी भी गारंटेड ठीक हो जाएगी। सर, यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि कम्युनिकेशन जो है इनका, उसको बेटर करना है हमें। जी। तो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, हम जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। यस, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए इनका कोई दोस्त हो, इनकी कोई सहेली हो, तो उनसे बात करना शुरू कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो इसको किस तरह से करें? जैसे कि अगर आस-पास सहेली हैं, दोस्त हैं, उनसे बात कर सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा बेटर रहेगा? देखिए, यहाँ पर खांसी जब हो रही है तो अपने बोलने को दबा रहे हैं। हुँ। जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। अब हम कहाँ बोलने को दबाते हैं? हम अपने वर्क प्लेस पे दबाते हैं, जहाँ पे हम अपने सीनियर से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कहते हैं। या हमारी फैमिली में जो हमसे जो कोई पर्सन अगर डोमिनेटिंग का हो, पार्टनर या पेरेंट्स, अब पेरेंट्स के सामने या पार्टनर के सामने अगर हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं, सामने वाला पर्सन अगर डोमिनेटिंग नेचर का हो, तो फिर हम अपनी बातों को दबाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड से ज़्यादा ज़रूरत इस बात पे है चिंतन करने की, कहाँ पे मैं अपने मन की बातों को नहीं बोल रही हूँ। हाँ, फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं कि ये सिचुएशन में बॉस के सामने या घर में फैमिली मेंबर के सामने मैं अपनी बातों को नहीं कह पाती तो मैं कैसे कहूँ। तो ये करने के लिए डिस्कस कर सकते हैं। या जो भी बात हो रहा है तो क्या कन्वर्सेशन है, मेरा कन्वर्सेशन हेल्दी है, क्या मैं सही ढंग से बात करती हूँ, ये डिस्कस पूछ सकते हैं। अगर अपनी लाइफ में जो भी
क्लोज फ्रेंड है। और हमें ना अच्छे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वाले फ्रेंड रखने भी चाहिए। मैं कल की ही बात बताता हूँ, मुझे एक फ़ोन आया जिसमें वो अपनी कुछ प्रॉब्लम बता रही थी, और फिर उन्होंने बताया कि ये, मैंने पूछा ये आपने ये कैसे क्यों किया, तो मेरी मेड ने कहा तब मैंने ऐसा किया। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया, क्या आप अपने लाइफ के डिसीजन अपने मेड के अनुसार लेते हैं? तो हमें देखिए, बहुत बार बहुत सारी घर में ऐसा है, महिलाओं के सामने मेड इजीली एक्सेसिबल है ना, उनसे मिलना जुलना हो रहा है, उनसे बातचीत हो रही है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि किस किस पर्सन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितनी है ना। हम क्या करना है, क्या बोलना है, ये आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेड को हम बात नहीं करेंगे, नहीं करें, लेकिन आप उनसे सलाह उनसे मत लें, है ना। या वो बोल भी देते हैं तो हम उनको एक्सेप्ट ना करें। हम जो हमारे जैसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के लोग हैं, जो हमारे जैसे समझदार लोग हैं, हम उनसे डिस्कस करके ले सकते हैं। तो लाइफ में अच्छे फ्रेंड से भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट, जो इजीली मिल जाए जी, जिनसे हमारे फोन पे ज्यादा बात होती है, उनसे सलाह नहीं लेना है। जो आपकी नजर में, अगर हमारे दोस्त भी कई सारे होते हैं, तो ये देखना है कि कौन सा दोस्त मेरा समझदार है, उस दोस्त से हम डिस्कस करें, उसकी बातों को हम ज्यादा स्वीकार करें, तो हम कम्युनिकेशन को हेल्दी बना पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं कि ज्योति आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेस करना शुरू करेंगी अपने। जैसे कि सर ने बताया कि कोई ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा समझदार ज़्यादा हो, उनके साथ आप एक बार डिस्कस करें कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कहीं मेरे बात करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर पाती ढंग से, ऐसा तो नहीं है। अगर कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो ये सारी बातें बैठ कर के आप उनसे डिस्कस करें, और आशा करते हैं कि आपकी जो खांसी की समस्या है बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अर्पणा सिंह जी का। अपर्णा, माफ़ी चाहूँगी। अपर्णा सिंह जी का सवाल है, 28 वर्ष की है, दिल्ली से हैं। ये कहना, इनका सवाल जो है कि इनको पिछले 10 सालों से क्रोनिक सेल्सिफिक पैनक्रिएटाइटिस की प्रॉब्लम है और जुलाई में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी इनको डायग्नोस हुआ है, और इसके साथ ही अभी जो पैनक्रिएटाइटिस की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से पेन इतना ज़्यादा है कि पानी भी नहीं निकल पा रही हैं। तो उस पर आपकी सहायता। पैनक्रिएटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें दर्द बहुत होता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर पैनक्रिएटाइटिस जैसे समस्याओं का समाधान लोग हमसे ढूंढ रहे हैं, तो यह एक बात दिखाता है कि लोग हमारे शो को वैल्यू कर रहे हैं। पैनक्रिएटाइटिस का प्रोग्नोसिस एलोपैथी में बहुत पुअर है। वहाँ तो बस पेन किलर देते हैं, और पेन किलर से तो जब तक हम बीमारी के जड़ पे नहीं जाएं, वो इलाज तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में पैनक्रिएटाइटिस डेवलप क्यों हुआ, और ये समस्या इनको कई सालों से है। तो जब भी कोई समस्या कई सालों से होती है, तो हमें अपने माइंड को टाइम ट्रेवल करके उस समय पे जाना पड़ेगा कि उतने साल पहले जब उनके जीवन में ये बीमारी शुरू हुई, तब उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम शुरू हुई, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से ये हुआ। अगर उनके लाइफ में, आपके लाइफ में अपर्णा जी, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है, कोई ऐसा कन्वर्सेशन या कोई ऐसा इमोशनल इश्यूज, तो उसके कारण से वो प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हुई है। आपको अपने इमोशनल इश्यूज को हैंडल करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम, उस सिचुएशन को फिर से डील करना होगा, तब ये जाकर समस्या ठीक होगी। तो चिंतन करें कि इतने साल पहले, 10 साल पहले ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू जब हुई, उस समय आपके जीवन में क्या क्या हुआ था। वैसे कोई इवेंट से ये ट्रिगर हो सकता है। इन जनरल पैनक्रिएटाइटिस या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आइटिस होता है, वो हमारी लाइफ में स्ट्रेस की वजह से होता है। आपको स्ट्रेस कम करना सीखना है। तनाव आप मत लें, अपने जीवन में जिद्दी मत बने, फ्लेक्सिबल बने और सिचुएशन को स्वीकार करना सीखें। हमारे जीवन में तनाव होता है, क्यों होता है? कि हम अपने मन की चाहते हैं कि हम चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। अरे भगवान ने जो दिया है आपको जीवन में, उसको स्वीकार कर लें। थोड़ा स्वीकार भाव में आए, थोड़ा समर्पण भाव में आए, तब हम रिलैक्स हो सकते हैं। रिलैक्सेशन करने के लिए हम टेक्निक भी अपना सकते हैं, योग निद्रा की और ध्यान की। ध्यान में आप बैठिए, ध्यान में समय लगाइए। 24 घंटे में हम कई बार ध्यान में बैठें, क्योंकि पैनक्रिएटाइटिस में समय हील होने में समय लगता है। ये एक बीमारी है जो थोड़ी देर से ठीक होगी, लेकिन अगर आप ठीक से समझेंगे और करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगी। आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठा करें। कोई एक ही बार में लंबा बैठना है ऐसा फोकस मत करें। थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी ध्यान में बैठा करें और योग निद्रा करें, क्योंकि योग निद्रा से आपको रिलैक्सेशन में काफ़ी हेल्प होगा।
ध्यान के बाद में अगर आप हो सके तो आप थोड़ा लेट जाएं, क्योंकि ना आपको थोड़ा पृथ्वी तत्व से जुड़ाव बढ़ाना है। जो प्रकृति में 5 तत्व हैं, उन पांचों तत्वों के जितने हम नजदीक आएंगे ना, हमारी हीलिंग होने लग जाती है। और यहाँ पे चूंकि रिलैक्सेशन का मामला है, तो रिलैक्सेशन पृथ्वी तत्व के पास आने से, जल तत्व के पास आने से और वायु तत्व के पास में आने से, मैं 3 तत्व के नाम बता रहा हूं, बारीक बातें समझिएगा, आपके जीवन में रिलैक्सेशन आएगा। इन तीनों तत्वों से अपना संपर्क बढ़ाएं। खुली हवा में जाएं वायु तत्व के लिए। जल तत्व के लिए तो खैर हमें कोई चाहिए, कोई बहता हुआ नेचुरल हो तो जल तत्व मिल सकता है। जल तत्व हर जगह, बहता हुआ जल तत्व हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन पृथ्वी तत्व तो हमें मिल सकता है। हम पार्क में जा सकते हैं या अपने घर में भी हम लेट सकते हैं। ध्यान के बाद में थोड़ी देर के लिए आपको जरूर लेटना है। बेसिकली आपको रिलैक्स रहना सीखना है। रिलैक्स रहने के लिए गहरी ब्रीदिंग भी हेल्पफुल है। जितना हम पेट से सांस लेंगे ना, उतना हम रिलैक्स रहते हैं। आप जब लेटते हैं तो चेक कीजिए क्या आपकी सांसें पेट से चल रही हैं। बैठे बैठे भी चेक वैसे किया जा सकता है। अगर आपकी सांसें पेट से चलती हैं तो हम रिलैक्स रह पाएंगे। हमारी जब सांसें चलती हैं उस समय हमारा चेस्ट कम से कम मूव करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पेट मूव करना चाहिए। ये सांस लेने का सही तरीका होता है। ब्रीदिंग पे भी हमारा एक एक्सक्लूसिव एपिसोड है, वो भी आप देख सकते हैं। ब्रीदिंग से भी हम बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। गहरी सांसें लें, योग निद्रा करें, ध्यान में बैठें, दिन में कई बार ध्यान में बैठें। क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक भी हमें रिलैक्स करता है। क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने की आदत डालें, उससे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे पैंक्रियाज का मामला है तो राग खमाज आपको हेल्प करेगा। राग खमाज हमें रिलैक्स करता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं तो पैंक्रियाज का जब मामला है तो SP4 और SP9 ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनको हमें मसाज करना है। लेकिन मसाज करने का टेक्निक जो है वो रिवर्स मसाज की होगी। कहने का मतलब SP4 पॉइंट को आप गौर से देखिए, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिएगा। SP4 से SP3 की तरफ आपको मसाज करना है। 1 मिनट 1.5 मिनट आप मसाज करें और मसाज करने के बाद आप यहाँ पे पीले रंग की हल्दी लगा दें। हल्दी ना मिले तो आप कोई भी पीला रंग लगा सकते हैं। हल्दी नेचुरल कलर होगा। दोनों पैरों में SP4 पर आपको काम करना है। वैसे तो दाहिना पैर ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन दोनों पैर में, क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, डीप डिजीज है, तो इसलिए दोनों पैरों पर काम करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ आपको SP9 पे भी काम करना है। इसको भी आपको सिडेट करना है, लेकिन हम सिडेट रिवर्स मसाज से कर रहे हैं। यहाँ पे कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस है, ऐसी पैंक्रियाटाइटिस जिसमें कैल्शियम डिपोजिट हुए हैं, तो हमें सिडेट करना है, लेकिन मसाज से सिडेट करना है, रिवर्स मसाज से। तो SP9 पॉइंट को आप नीचे की तरफ, एंकल की तरफ, तलवे की तरफ मसाज करेंगे और इस तरह से आप इसको सिडेट करेंगे। SP4 SP9 पे काम करें। आपने बताया है कि आपको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी है, तो उसके लिए आपको LU5 और LU6 पर काम करना है। LU5 LU6 जो है वो हमारे हाथ में होता है, एल्बो के पास, कोहनी के पास। LU5 और LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करें। अंगूठे की लाइन में दोनों हाथ में आपको LU5 और LU6 पे मसाज करना है। LU5 पे आपको काफ़ी दर्द मिलेगा, लेकिन फिर भी आप उसको कीजिए, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस भी, उसकी प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छी नहीं होती है। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। LU5 पे मसाज करें, ध्यान से बाहर आने के बाद जरूर मसाज करें। दोनों हाथ में LU5 LU6 चित्र दिखाया जा रहा है, इस पर ठीक से काम कीजिए। LU5 LU6 पर ठीक से काम करेंगे, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आपकी बहुत जल्दी ठीक होगी। और पैर में SP4 SP9 का रिवर्स मसाज करेंगे तो आपका पैंक्रियाटाइटिस में आपको फायदा होगा। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। धैर्य रखिए, काम कीजिए, आपको फायदा हो जरूर होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब देने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि ये जो समस्या है बड़ी थोड़ी गंभीर ज़्यादा है, इसमें जी। तकलीफ़ ज़्यादा होती है मरीज़ को। तो मैं आशा करती हूँ कि अपर्णा आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएँ। सर ने जो सब आपको बताया है उन सब का पालन करें और इसके साथ ही साथ हमें आशा है कि आप इन सब चीज़ों को अपना के बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएँगे और ठीक होकर हमें ज़रूर बताएँगे कि आप अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो इसी आशा के साथ बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, सर अगला सवाल है स्वाति जी का। ये हैं दिल्ली से, इनकी उम्र 30 वर्ष है। इनका कहना है कि ये जभी भी कुछ खट्टी चीज़ें जैसे कि नींबू या दही खाती हैं तो उनके पैरों के तलवों में इचिंग शुरू हो जाती है। तो उनको बड़ी समस्या यहाँ पर होती है। तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ये कैसे ठीक होगा?
SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करने से ये ठीक हो जाएगा। ये पृथ्वी प्राण की कमी को बताता है ना। पृथ्वी प्राण और सूर्य प्राण, दो प्राण को डिस्ट्रीब्यूशन को हमें समझना है। पृथ्वी प्राण को बढ़ाने के लिए SP4 बहुत अच्छा पॉइंट है। पैर में अभी हमने SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट देखा है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो ये पैर में जो इचिंग की समस्या है वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और वैसे थोड़े से बात में समझें कि हमें सात्विक भोजन करने की जरूरत है, हेल्दी फूड, घर का फूड। आप बाहर का फूड को अवॉइड करें, बाहर का फूड अब नहीं लेना चाहिए। हम जीव के कारण अपना भोजन करते हैं, वो सही तरीका नहीं है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे, आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर का भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। सर इसके साथ ही मैं ये भी समझना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि इनका जो है पृथ्वी प्राण की कमी है, जी। तो पृथ्वी प्राण की कमी होने की वजह से भी इनके जो पैरों में सूजन और इचिंग की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा हो जाती है। तो क्या इनको पृथ्वी प्राण को बढ़ाने के लिए क्या नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ना चाहिए? क्या पार्क्स में ज़्यादा जाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये वॉकिंग करेंगी, अगर ये खुली हवाओं में जाएँगी, अगर ये पेड़-पौधों के पास समय बिताएँगी, तो बिल्कुल उससे पृथ्वी प्राण बढ़ सकते हैं, उससे इनको हीलिंग में मदद मिलेगी। ओके। सर तो क्या जैसे कि नंगे पैर घर पर रहकर भी ये ग्राउंडिंग कर सकते हैं, पृथ्वी से जुड़ सकते हैं क्या? देखिए, अगर पार्क जाने का ऑप्शन उनके पास टाइम नहीं है, जी, तब वो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जा सकते हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन जी। हाँ, अगर वो नहीं पॉसिबल है, बहुत बिज़ी हैं लाइफ में अपने, तो फिर घर पे नंगे पैर रख के भी कुछ हद तक लिया जा सकता है। ओके। सर इसके साथ ही क्या कुछ हो सकता है सिचुएशन में कि इनको जो प्रॉब्लम है पृथ्वी प्राण से तो जुड़ना ही है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता दिया है। SP4 एक्यूप्रेशर हाँ पॉइंट। जी, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपने बता दिया है। इसके साथ में आपसे जानना चाहूँगी, क्या कोई कलर थेरेपी यहाँ पर काम आएगी? बिल्कुल, SP4 के लिए हम पीला रंग यूज़ करते हैं। जी, जब भी SP4 का ज़िक्र आता है, SP4 को नॉर्मल करने के लिए हमें उसे मतलब मैक्सिमम केस में पीला रंग लगाने से हमारा जो स्प्लीन नाड़ी जो है वो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। तो SP4 को मसाज करेंगे, लेकिन चूंकि विंटर का समय है तो उसे एक्सपोज रखना पड़ेगा, तभी कलर थेरेपी काम करेगी। अगर SP4 पर हम पीला रंग लगाते हैं या हल्दी लगाते हैं तो हमारा SP4 जो है वो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो SP4 का मसाज करें, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। हमारे पैर में जो सफ़ेद हिस्सा और सांवला हिस्सा का जो जंक्शन है, वहाँ पे ये SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है। और SP4 का मसाज करेंगे तो बहुत लोगों को यहाँ पर दर्द मिल सकता है। दर्द ना भी मिले तो भी आपको SP4 का मसाज करना है। गोल गोल मसाज कर सकते हैं, आगे पीछे मसाज कर सकते हैं, किसी भी तरह मसाज करें, जो भी आपको तरीका ठीक लगे, बस मसाज करें। मसाज करने का कोई यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड कोई फार्मूला नहीं है। जैसे भी आप मसाज करें, बस मसाज करें। और मसाज करते हुए आप अफर्मेशन जोड़ सकते हैं कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। खुद से प्यार करना, सेल्फ लव हर जगह पे आता है। सेल्फ लव के साथ साथ रिलैक्सेशन, क्योंकि जितना हम रिलैक्स रहेंगे, हम पृथ्वी तत्व से जुड़े रहेंगे और पृथ्वी प्राण हमारा बढ़ेगा। रिलैक्स रहने से हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। जो भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, सभी डाइजेस्टिव इश्यूज़ में रिलैक्स रहने का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं रिलैक्स रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आपको इन अफर्मेशंस का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है करुणा शर्मा जी का। ये जानना चाहते हैं कि माउथ कैंसर के दौरान हमें डाइट क्या रखनी चाहिए अपनी? कैंसर, माउथ कैंसर या कोई भी कैंसर हो, कैंसर की कंडीशन में सबसे बेस्ट डाइट जो है वो मिलेट डाइट। मिलेट जो है वो मोटा अनाज होता है। जौ, बाजरा, रागी इनके परिवार का होता है। 5 मिलेट्स रिसर्च में पाए गए हैं। डॉक्टर खादरवली ने 5 मिलेट्स को पहचाना है। डॉक्टर खादरवली के अलावा एक वंदना सिवा हैं जो 9 मिलेट्स के लिए कहती हैं। लेकिन मुझे मेडिकल में डॉक्टर खादरवली का वर्क जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगा। तो 5 मिलेट्स बहुत इजीली आपको यूट्यूब पे, गूगल पे आपको जानकारी मिल जाएगी। फेसबुक पे डॉक्टर खादर लाइफ स्टाइल के नाम से फेसबुक ग्रुप है, उनमें डॉक्टर खादरवली की टीचिंग्स में बेस्ट किताब भी फ्री में अवेलेबल है। तो 5 मिनट्स की किताब पढ़ें। किताब नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ना मुश्किल लगता है, यूट्यूब पे वीडियो देखिए। मिलेट्स से हम उससे रोटी बना सकते हैं, उससे हम खिचड़ी बना सकते हैं, उसका हम खमीर सबसे बेस्ट फूड है कैंसर के मामलों में। खमीर बनाने के लिए आप एक बार यूट्यूब रेसिपी देख लीजिएगा। उसे थोड़ा सा भूनकर हम पानी में रखते हैं 5 घंटे से 6 घंटे के लिए। विंटर में थोड़ा ज़्यादा समय रखना पड़ता है, 8 घंटे तक।
तो खमीर से उसमें फर्मेंटेशन जो हो जाता है उससे हेल्दी बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं। और विटामिन B12 के लिए, वैसे विटामिन B12 ही मेन मुद्दा नहीं है यहाँ पर कैंसर के मामलों में, जहाँ पे विटामिन B12 फैक्टर होता है, खमीर जो है वो बेस्ट फूड है विटामिन B12 के लिए। तो मिलेट्स, 5 मिलेट्स के खमीर लेने से हम अपने कैंसर के केस में हम अपना बेस्ट फूड ले सकते हैं। इसके अलावा अगर फल, थोड़े से फल भी खाने चाहिए क्योंकि फल में प्राण ऊर्जा अच्छी होती है। जो भी सीजनल फल है, महंगे फल पे नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं ना कि सेव, 1 एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, एप्पल सबसे अच्छा फूड है, ऐसा नहीं है। अगर एप्पल का सीजन है तो एप्पल अच्छा फूड है। तो जिस फल का भी सीजन है उस फल को लें। फल के अलावा हम जूस, सब्जियों का जूस और फल का जूस भी जूस ले सकते हैं। मिलेट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल जूस, ये फूड हम लें। गेहूं और चावल को बिल्कुल बंद कर दें। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से गेहूं और चावल का प्रचलन भारत देश में बढ़ा है। गेहूं और चावल हमारे भारत देश के ओरिजिनल फूड नहीं है। मोटा अनाज, जौ, बाजरा, रागी और उसमें भी जो 5 मिलेट्स हैं हमारे भारत देश के, यही ओरिजिनल फूड है। अगर हम इसको लेंगे तो हर रोग में, सिर्फ कैंसर में नहीं, अगर कोई मेहनत कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं, तो यही फूड हमारे लिए बेस्ट फूड है। थैंक यू सो मच सर, इतने सारे सवालों के आपने जवाब दिए और इसके साथ ही इस सवाल के जवाब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं करुणा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसके साथ ही जैसे कि सर ने बताया कि माउथ कैंसर की सिचुएशन में आपको 5 मिलेट्स पर फोकस करना है, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको मेनली जो है जो फ्रूट्स जैसे कि सर ने बताया, फ्रूट्स आपको वो लेने हैं जो कि सीजनल हो और रीजनल हो। अगर माउथ कैंसर का कह रहे हैं तो हो सकता है कि इनको इंजेक्शन करने में, खाने चबाने में भी दिक्कत आती हो, तो लिक्विड अगर लेना है तो मिलेट्स का खमीर सेमी लिक्विड हो जाएगा, हम वो बहुत आसानी से ले सकते हैं। और वेजिटेबल का जूस और फ्रूट जूस, कोई चबाना, जूस भी कंज्यूम हाँ, कर सकते हैं। जूस बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। जूस से हम बहुत, अगर हम जूस को रेगुलर लेवल पे लें तो हमारी बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। तो जूस लें और मिलेट्स का खमीर लें। ओके, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। तो करुणा आपको डाइट में लेना है, मिलेट्स लेना है, फ्रूट्स लेने हैं और जूस लेना है। तो इसी के साथ इस वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को यहीं पर विराम देने का। इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ आए, इतने सारे हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में तो बस इतना ही, लेकिन यदि आपके भी हैं कोई सवाल तो आप उन्हें हमें भेजना ना भूलें। आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें। सवाल में अपना नाम, अपनी उम्र और आपको जितनी भी समस्याएं हैं, यदि आपको एक बीमारी है तो वो लिख कर भेजें, और यदि एक से ज़्यादा हैं तो सबसे पुरानी बीमारी को सबसे पहले लिखें और उसके बाद में बाकी की बीमारियों को लिखें। और इसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ बीमारियों का नाम ना लिखें, उस बीमारी में आपको क्या तकलीफ हो रही है वो लिखें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान देना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो और आप भी उस समस्या का समाधान पाए और उस समस्या से छुटकारा पा सकें। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।